हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास, आज हम यहां पे रिवीजन करने जा रहे हैं अपने चैप्टर का, क्योंकि ये जो आपकी यूनिट है जेनेटिक्स, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं। तो जब हमने यहाँ पे सेशन स्टार्ट किया था, वहाँ पर हमने सिलेबस देखा था और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि कौन सी यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं या कितने नंबर कौन सी यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो हमने देखा था कि जो जेनेटिक्स आपकी यूनिट है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर वहीं से आते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले जो रिवीजन है वो इसी यूनिट का करेंगे। तो चैप्टर में हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चैप्टर का नाम है। और इसमें हम यहाँ पर देखेंगे जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन के प्रिंसिपल हैं वो क्या है। तो क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि डिटेल में आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। हमें उठाने हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक और उन्हें यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, जिन टॉपिक से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हैं, हम उन टॉपिक्स को उठा करके बात करेंगे। या जिन टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है, आपको डाउट है, या जिन चीज़ों में आपको यहाँ पे डाउट है वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, जो आपको समझ में नहीं आई है या जो आप भूल गए हैं, या जहाँ पे कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम्स जहाँ पर आ रही हैं, वो आप टॉपिक पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन। सबसे पहला तो यही है कि इनहेरिटेंस क्या है। एक प्रोसेस है जो कि यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है। इनहेरिटेंस में क्या होता है, आपने कहा कैरेक्टर्स जो है वो इनहेरिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इन शॉर्ट, कैरेक्टर्स जो हैं, जो गुणधर्म हैं, वो जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, यानी कि माता पिता से संतान में जब जाते हैं, तो कैरेक्टर के ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस है, जो गुणधर्म है, जो कैरेक्टर है, उनके ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस। और जिन कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है, दोज कैरेक्टर्स आर नोन एज इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, यानी कि उन कैरेक्टर्स को हम कहते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर। इतना क्लियर है। अब आते हैं वेरिएशन। हमने कहा जो कैरेक्टर इनहेरिट हो रहे हैं वो तो एज इट इज होंगे। अब देखो, जैसे आपने देखा होगा कुछ कैरेक्टर जो होते हैं, जैसे हाइट का कैरेक्टर ले लीजिए। आपने कहा कि जैसे माता पिता जो थे वो दोनों लंबे थे, तो इसीलिए बच्चे भी दोनों क्या हुए हैं, लंबे हुए हैं। ठीक है, ये तो है इनहेरिटेड कैरेक्टर की कैरेक्टर पेरेंट्स से कहाँ आया है, यहाँ पर जो संतति है उनमें आया है। लेकिन आपने कहा कि ऐसा भी तो होता है कि अगर पेरेंट्स लंबे हैं तो उनके बच्चों की जो हाइट है वो शॉर्ट हाइट हो सकती है, या हो सकता है कि पेरेंट्स जो है उनकी हाइट कम है लेकिन बच्चों की हाइट ज़्यादा हो सकती है। ये एक वेरिएशन हमारे पास आ गया है। तो आपने कहा दोनों ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वो कैरेक्टर जो ट्रांसफर होते हैं, वो कैरेक्टर जिनमें चेंजेस आ जाते हैं, और जो हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएशन के रूप में आते हैं, यानी कि विविधता के रूप में आते हैं। तो आपके पास देखो, ये सारी चीजें हम डिस्कस हमने करी हुई हैं। अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमने कुछ टर्म्स जो है, टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट होती हैं और जेनेटिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है यहाँ पे। हमने कहा सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जैसे जीन, जैसे एलील, जैसे जीन लोकस, जैसे हेटेरोजाइगस, जैसे होमोजाइगस, जैसे डोमिनेंट, जैसे रिसेसिव, जीनोटाइप, फेनोटाइप, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, कैरेक्टर्स, ट्रेट। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलो, तो हमने क्या बात की है, हमने कुछ कैरेक्टर्स की बात में यहाँ पे बात की है। तो आप रिकॉल कीजिए हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी। सबसे पहले हमने जीन से स्टार्ट किया था। हमने कहा था हम सभी का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है, एक्सेप्ट सम वायरसेस। कुछ वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होते हैं, बाकी सब में ऑलमोस्ट डीएनए है। ये हमारा डीएनए है जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम डीएनए का स्ट्रक्चर भी पढ़ चुके हैं। अब हमने कहा डीएनए जो है वो हर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी हमने बात की थी। साथ ही साथ हमने ये भी कहा था, हमने कहा था कि जो डीएनए के जो अलग अलग सेगमेंट है, अब डीएनए जो है वो कैरेक्टर्स को कैसे रेगुलेट करता है। हमने कहा हमारी बॉडी में कोई एक कैरेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में कोई हार्मोन रिलीज हो रहा है, वो हार्मोन कब रिलीज होना है, कितनी मात्रा में रिलीज होना है, ये निर्भर करेगा कि हमारे शरीर में कैसी प्रोटीन बन रही है और कब प्रोटीन बन रही है। ठीक है, तो जो भी कैरेक्टर होता है वो निर्भर करता है प्रोटीन पे। जैसे कि हमने कहा हमारी हाइट का कैरेक्टर हम ले लेते हैं। अब हमारी हाइट जो है वो लंबी हुई है, ठीक है, उसके लिए हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो उत्तरदायी है, वो रिस्पॉन्सिबल है। अब ग्रोथ हार्मोन जिस मात्रा में रिलीज होगा वैसे ही हमारी हाइट होगी।
तो ग्रोथ हार्मोन के रिलीज होने की जो प्रॉपर्टी है या ग्रोथ हार्मोन का जो रिलीज होना है वो किस बात पे निर्भर करेगा, जब यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए एक प्रोटीन बनेगी, ठीक है, तब हम क्या कहेंगे यहाँ पे, तब हम उसे क्या कहेंगे यहाँ पे, हमने कहा कि जब प्रोटीन बनी तब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। ये प्रोटीन कहाँ से बनती है, ये बनती है आरएनए से, और ये आरएनए कहाँ से बनता है, ये बनता है डीएनए से। तो हमने बात की थी कि डीएनए का कोई भी सेगमेंट, हम किसी भी सेगमेंट की बात ले लेते हैं, ये जो सेगमेंट है इससे आरएनए बन जाता है और इस आरएनए से प्रोटीन बन जाती है, ठीक है, और ये प्रोटीन ही किसी कैरेक्टर के लिए उत्तरदायी होगी। हो सकता है कि ये ग्रोथ हार्मोन के लिए ये प्रोटीन बनी होगी। अब जब ये प्रोटीन बनी तब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपने कहा इस सेगमेंट को, इस पार्ट को जो कि किसी प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो प्रोटीन किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हमने क्या नाम दिया था, जीन नाम दिया था। तो हम कह सकते हैं जीन डीएनए की वो यूनिट्स होती हैं या वो सेगमेंट्स होते हैं जो कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारा डीएनए बहुत लंबा होता है, मीटर्स में लंबा होता है, और डीएनए में बहुत सारे जीन आपके होंगे। हर जो जीन है यहाँ पे, डिफरेंट जो जीन है वो डिफरेंट कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हमने कहा बात करते हैं थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में। अब आप थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर आएंगे। ये है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए जो है आपका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जो है वो जब यहाँ पे पैक होने लगता है, अब डीएनए तो पूरा थ्रेड है, आपका पूरा थ्रेड है, लेकिन जब इसकी पैकिंग होने लगती है तो इस पर लगने शुरू हो जाते हैं हिस्टोन प्रोटीन, ऐसे। ये रेड कलर का आपका डीएनए है और ये जो आपके ब्लू कलर की जो बीट्स हैं, जो गोले हैं, वो आपकी हिस्टोन प्रोटीन है। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या कर रहे हैं, जो डीएनए है उसे पकड़ करके उसे पैकिंग कर रहे हैं, एक्चुअली हम उसको पकड़ रहे हैं या उसे जकड़ के रख रहे हैं, उसे हम हिस्टोन प्रोटीन कह रहे हैं। अब ये इस प्रकार से अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, और इसके साथ एक और प्रोटीन जुड़ जाती है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे जो लाइट ब्लू कलर की है, दैट इज नॉन हिस्टोन प्रोटीन, यानी कि हिस्टोन के अलावा कोई और प्रोटीन यहाँ पर होगी। ये तीनों चीजें मिला करके जब ऐसी संरचना बना लेते हैं तब हम इन्हें कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हमारी हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं। अब जो जीन है, यहाँ पे जो जीन है, जीन भी हमेशा पेयर में होते हैं। कैसे, देखो, इसके अंदर ये भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इस क्रोमोसोम के अंदर भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है। हमने कहा कि हमारे पास हेयर कलर के लिए एक जीन है। क्या है यहाँ पे, हेयर कलर के लिए एक जीन है, जो कि आपको यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है, ये हेयर कलर के लिए ये जीन है। आपने कहा जीन हमेशा पेयर में होते हैं, तो एक जीन हेयर कलर के लिए इस क्रोमोसोम में होगा और एक जीन हेयर कलर के लिए इस क्रोमोसोम में होगा। तो जैसे यहाँ पे क्रोमोसोम पेयर में रहते हैं वैसे ही जीन भी हमेशा पेयर में रहते हैं। जीन जिस स्थान पे पाए जाते हैं, क्रोमोसोम में जिस स्थान पे पाए जाते हैं, उनको कहते हैं जीन लोकस, यानी कि जो जीन का जो स्थान है उसे जीन लोकस कहेंगे, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे इतनी बात हो गई है। अब एलील क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन, यानी कि हमने कहा कि जीन की जो अलग अलग फॉर्म्स होती है, जैसे हाइट के बारे में हम बात करते हैं। हमने कहा अगर हमने यहाँ पे लिया है कैपिटल टी तो ये टॉलनेस को बताता है। हमने लिया है स्मॉल टी तो ये ड्वार्फनेस को बताता है। तो ये जो आपकी कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, या आपने कहा कैपिटल टी ये आपकी लंबाई को बताता है, या आपके बौनेपन को बताता है। तो ये सारे क्या है, यहाँ पे एलील होते हैं। यानी कि एलील क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन, जीन के अलग अलग वो फॉर्म्स जो एक ही कैरेक्टर को यहाँ पे फॉलो करते हैं लेकिन ट्रेट अलग होते हैं, ठीक है। ये तो हो गई एलील। अब कैरेक्टर और एलील क्या पढ़े थे, हमने कहा था कैरेक्टर, जैसे हाइट एक कैरेक्टर है, और हाइट की जो फॉर्म्स होती हैं, हाइट लंबी भी हो सकती है और हाइट छोटी भी हो सकती है। तो ये फॉर्म्स होती हैं जो हाइट की, इसको हम ट्रेट कहते हैं। तो हमने कहा एलील क्या होते हैं, जीन की अलग अलग फॉर्म, जीन जो जो कैरेक्टर जो है एक ही कैरेक्टर को वो फॉलो करेंगे। इसमें ये अगर हम कैपिटल टी की बात करें, ये भी हाइट की बात कर रहे हैं, स्मॉल टी भी हाइट की बात कर रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी भी यहाँ पे हाइट की बात कर रहा है। तो कैरेक्टर सेम है लेकिन ट्रेट डिफरेंट है। ट्रेट कैसे डिफरेंट है, कैपिटल टी लंबाई की बात कर रहा है, स्मॉल टी बौनेपन की बात कर रहे हैं, तो ट्रेट डिफरेंट यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी में हम यहाँ पे चीजों को डिस्कस करेंगे क्योंकि रिविजन का पोर्शन हमारा चल रहा है। तो आपके जीन एलील जीन लोकस हो गए हैं। अब हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस, हमने कहा जब जीन के दोनों एलील सेम, कैरेक्टर तो सेम ही होगा लेकिन जब ट्रेट भी सेम होगा तो उसे हम होमोजाइगस कहेंगे। जैसे यहाँ पर आएंगे, कैपिटल टी भी लंबाई के लिए है, ये कैपिटल टी भी लंबाई के लिए है,
दोनों सेम कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस एलील कहेंगे। यहाँ पर बात करते हैं, ये कैपिटल टी लंबाई के लिए है, ये स्मॉल टी क्या है, बौनेपन के लिए है। यानी कि इनमें कैरेक्टर तो सेम है लेकिन ट्रेट डिफरेंट है, अलग अलग है। इस कंडीशन को हम हेटेरोजाइगस कहेंगे। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, भिन्न। ठीक है, तो हमने कहा ये क्या होगा, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस है। तो ये टर्म्स अगर आपके रिवाइज हो गए हैं तो आप लोग एक बार पढ़ेंगे इन्हें, अपने नोट्स को निकालेंगे और देखेंगे हमने जीन, जीन लोकस, एलील, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के बारे में क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। चलिए, ये टर्म्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे आते हैं, रेसेसिव, डोमिनेंट, जीनोटाइप, फिनोटाइप, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड। ये सारी जो चीजें हैं हम आगे जाकर के इनको डिवाइड करेंगे। सीधे हम बात करते हैं यहाँ पर जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स क्या है, अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देखिए और चीजों को पढ़िए, नोट्स अपने सामने रखने को। जेनेटिक्स जो है वो यहाँ पर जो बायोलॉजी है उसकी एक ब्रांच है, जिसमें हम कहते हैं जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। इट इज an important branch of biology because heredity is vital to organism evolution। देखो, हेरिडिटी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं जो जेनेटिक्स है, हमने कहा, या हेरिडिटी है, जो भी हमारे पास टर्म्स आए हैं, हमने कहा जेनेटिक इज द स्टडी ऑफ जीन। सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। जेनेटिक जो है जिसमें हम बात करते हैं जीन्स के बारे में या जेनेटिक वेरिएशन के बारे में। एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। देखो, जेनेटिक्स में सिंपल सी चीजें, हम जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे। जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए और जीन्स की यहाँ पर बात होगी। ये इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की, क्योंकि ये हेरिडिटी के बारे में यहाँ पे बात करता है और ये इवोल्यूशन के बारे में हमें यहाँ पर बताता है। एक इम्पॉर्टेंट नाम जिनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, इनके बारे में हमने बात की थी। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स यहाँ पर कहलाते हैं, क्योंकि आपने कहा कि जो जेनेटिक्स में जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, जो जेनेटिक को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो किसने दिए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने यहाँ पर दिए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे एक पादरी थे एक चर्च में, और हमें उनकी स्टोरी भी पता है, हमने क्या देखा था। ग्रेगर जॉन मेंडल चर्च में क्या करते थे, पादरी थे, वहां पर वो गार्डनिंग करते थे और वो पी प्लांट को जब उगा रहे थे तो उन्होंने ध्यान दिया कि पी प्लांट में बहुत सारी वेरिएशन उन्हें दिखाई दी। जब वो वेरिएशन उन्हें दिखाई दी पी प्लांट में, मटर के पौधे में, तो उनका इंटरेस्ट जागा कि ऐसा कैसे है कि इतनी सारी वेरिएशन इस पौधे में है, क्या होगा अगर इनके बीच में क्रॉस करवाया जाएगा, या क्या होगा इन्हें, इनकी जो वैरायटी है इन्हें मिक्स करा दिया जाएगा तो क्या रिजल्ट हमारे पास आएगा। ये सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में थे और इसी के बेसिस पे उन्होंने बहुत सारे, काफ़ी टाइम तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, 3-4 साल तक, और तब जाकर के उन्होंने कुछ प्रिंसिपल यहाँ पर दिए थे। ठीक है, उन्हें हम आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा अमारवियन Augustinian Ferrier working in the 19th century in Brno was the first to study a genetics. Scientifically, Mendel studied a trait inheritance. Mendel ने जो काम किया है वो trait inheritance पे किया है। Trait inheritance का मतलब है कैरेक्टर कैसे पास होते हैं। जैसे हमने कहा कुछ कैरेक्टर तो पास होते हैं, कुछ कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं, कुछ कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होते हैं। तो बेसिकली उन्होंने ट्रेट इनहेरिटेंस पे यहाँ पे काम किया था। पैटर्न्स इन द वे द ट्रेट्स आर handed down from the parents to offspring over the time. He observed that the organism in pea plant inherit traits by the way of a discrete unit of inheritance. तो in short उन्होंने यहाँ पर मटर के पौधे पे अपने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट का जो उनका मेन जो टॉपिक था वो क्या था, यहाँ पे ट्रेट इनहेरिटेंस पे इन्होंने काम किया था। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में ये बेसिक सी चीजें हमें बता रखी हैं जो कि आपको समझनी जरूरी है। आपने कहा Mendel was an Austrian monk who used his experiment to discover the basic principle of heredity. जो मेंडल थे एक मॉन्क थे, एक पादरी थे, और उन्होंने यहाँ पर अपने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो हेरिडिटी के जो प्रिंसिपल हैं उनको डिस्कवर करने के लिए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिए हैं। ही स्टार्टेड हिज फेमस एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पी प्लांट। इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया है वो मटर के पौधे पे किया है, गार्डन पी यहाँ पर है। ठीक है, in this time, ठीक है, from 1856 to 1865 he conducted his investigation in the Montessori for the nearly 9 years. He had worked out approximately 10,000 pea plant of 34 types. अब इन्होंने काफी सालों तक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया।
56 से लेकर 65 तक किए हैं, ठीक है, तो काफ़ी लंबा टाइम है। इन्होंने यहाँ पर जब अपने एक्सपेरिमेंट किए तो कम से कम जो 10,000 पौधे थे उन पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो कि कितने टाइप के थे, 34 टाइप के थे। दे डिफर फ्रॉम वन अनदर इन वेरियस वेज। ये जो पौधे थे, जो 34 प्रकार के पौधे थे, ये एक दूसरे से भिन्न थे किसी न किसी रूप में। His paper were published in the Proceeding of the Brunn Natural History Society in 1866 and 1867। तो इन्होंने अपने काम को पब्लिश किया था। इन्हें उस टाइम पे उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली थी, इतनी पहचान भी नहीं मिली थी, और ना ही इनके जो प्रिंसिपल हैं उन्हें उस टाइम पे एक्सेप्ट किया गया। उसके बहुत सारे अलग अलग रीज़न हमने देखे थे। तो हम जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जैसे ये भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, जैसे कि एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या रीज़न है कि मेंडल के वर्क को उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ये सारी चीज़ें आप लोग खुद से पढ़ के लेकर के आएंगे, सेल्फ स्टडी आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है। हम उन टॉपिक को उठाएंगे जहाँ पर हमें सॉल्व करनी है चीज़ें, और जहाँ पर ज़्यादा आपके डाउट आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि ऐसा क्या रीज़न था कि मेंडल के वर्क को एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी उस टाइम पे। उसके बाद क्या हुआ, जब रीडिस्कवरी हुई मेंडल के वर्क की, उसके बाद जब मेंडल के काम की रीडिस्कवरी हुई, आपने कहा फॉर 33 ईयर्स मेंडल्स एफर्ट्स वेंट अननोटिस्ड बाय द रेस्ट ऑफ द ग्लोब, कि इतने सालों तक मेंडल के काम को किसी ने नोटिस नहीं किया। तीन बॉटनिस्ट यहाँ पर आए हैं, कॉन्स, डी वेराइस एंड शेरमार्क। इन्होंने क्या किया, रीडिस्कवर किया है द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक यूज्ड बाय अ मेंडल इन 1990। तो जब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, रीडिस्कवर किया, फिर से उन एक्सपेरिमेंट पे काम किया, फिर से वो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, वो जो उन्होंने प्रिंसिपल दिए थे, जब उन्होंने उन्हें क्या किया, अप्लाई किया, जब उन्होंने उन एक्सपेरिमेंट को दोहराया, तो उन्हें जो यहाँ पे रिजल्ट मिले उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला, मेंडल्स पब्लिश्ड वर्क वर exhumed from the grave and made available to the scientific community. He remained abroad for the rest of his life. In 1884 he passed away. Mendel died before his work was recognized and appreciated. जब यहाँ पे रीडिस्कवर किया गया मेंडल के वर्क को, तो उसे पहचान भी मिली, और आपने देखा कि उन्हें एप्रिशिएशन भी यहाँ पर मिला, ठीक है। और वही जो लॉज हैं या वो जो प्रिंसिपल है जो मेंडल ने यहाँ पे दिए थे, उन्हीं के बेसिस पे आज भी हम जेनेटिक्स को यहाँ पे पढ़ते हैं। तो हमारी बेसिक्स जो है जेनेटिक्स, वो वहीं से स्टार्ट होती है। अब आते हैं यहाँ पर, मेंडल ने जो पी प्लांट को चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, सबसे पहले तो ये कि मटर के पौधे को यहाँ पे चूज किया था, पाइथम सटाइवम इसका नाम है, साइंटिफिक नाम है, गार्डन पी है। अब हमने कहा कि जब उन्होंने देखा कि बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स उनमें देखे गए, अलग अलग वेरिएशन उनमें जब देखी गई, तो उन्होंने पी प्लांट को चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। आपसे पूछा जाता है कि वो कौन से कितने कैरेक्टर होते हैं, तो 7 कैरेक्टर थे मटर के पौधे में, जिनके बेसिस पे मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। वो कैरेक्टर कौन कौन से थे, स्टेम हाइट थी, फ्लावर कलर था, फ्लावर पोजीशन थी, पॉट शेप था, पॉट कलर था, सीड का शेप था और सीड का कलर था, ठीक है। ये क्या थे, 7 कैरेक्टर थे, आपसे पूछे जाते हैं। इन सातों कैरेक्टर की डोमिनेंट और रेसेसिव फॉर्म भी आपको पूछी जाती है। तो क्योंकि हमने कहा हमारा रिवीजन है, इसीलिए आपको ये आपने पहले नोट किया है, नोट नहीं करना है, रिवीजन करना है। कैरेक्टर कौन कौन से थे, इसकी डोमिनेंट और रेसेसिव फॉर्म कौन कौन सी थी, तो आप रफ में इसे नोट करेंगे, बिना देखे कोशिश करेंगे वो 7 कैरेक्टर में से कितने कैरेक्टर आपको यहाँ पे अभी याद है। चलिए, तो ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे, सबसे पहला जो लॉ मेंडल का आता है, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, या जिसे हम कहते हैं प्रभाविता का नियम। अब यहाँ पर जो रिवीजन हमारा चल रहा है, इसमें मैक्सिमम चीजें करनी है आपको रिकॉर्ड। लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसे प्रभाविता का नियम कहा जाता है, और यहीं पर हम प्रभावी और अप्रभावी यानी कि डोमिनेंट और रेसेसिव की बात यहाँ पर करते हैं, ठीक है। आपको दी जा रही है यहाँ पे कंडीशन, जिसके लिए पहला जो लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने कहा आपको एक कंडीशन दी जा रही है, आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ये है पेरेंट, पेरेंट में है एक टॉल प्लांट है, और एक आता है आपके पास शॉर्ट प्लांट, ठीक है। तो टॉल को हम कैपिटल टी से बता रहे हैं, और शॉर्ट को हम स्मॉल टी से बता रहे हैं। हमने कहा कि जब यहाँ पर इन दो पौधों के बीच में क्रॉस कराया गया, क्रॉस का मतलब फिर से अगेन आपको वही चीज देखनी है, क्रॉस का मतलब क्या होता है, आपने
जो आपका पहला चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पीय पौधों में प्रजनन जब हमने देखा था तो वहां पर हमने क्या देखा था कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो क्रॉसिंग का मतलब क्या है? क्रॉसिंग का मतलब सिंपल सा है कि हम इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन करवा रहे हैं, ठीक है। इस पॉलिनेशन को हम आर्टिफिशियल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर कंडीशन को कंट्रोल कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन को। और कई बार आपने कहा कि पॉलिनेशन खुद ही वहाँ पर करवाई जाती है। तो हमारे पास दो प्लांट आते हैं, इन प्लांट के बीच में क्रॉस करवाइए और बताइए जो पहली पीढ़ी होगी। अच्छा, अब यहाँ पर स्टेप्स क्या होते हैं? पेरेंट्स हमारे पास आ गए हैं, हम बनाते हैं गैमीट को, तो ये हमारे पास बन गए हैं गैमीट। सेम आप इस पेरेंट के भी गैमीट बनाएंगे तो ये हमारे पास बन गए हैं गैमीट। अब ध्यान देखिए, जब ये कंडीशन थी तो ये डिप्लॉइड कंडीशन हमारे पास रही है, और ये जब कंडीशन आई है तो ये हैप्लॉइड हमारे पास कंडीशन आई है। डिप्लॉइड का मतलब यहाँ पे 2n स्टेज होगी और हैप्लॉइड का मतलब यहाँ पे n स्टेज होगी, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सारे गैमेट्स की बात हो रही है, ठीक है, एक गैमेट की बात नहीं हो रही है। चलो, अब यहाँ पर जब इनका क्रॉस हुआ तो F1 जनरेशन में क्या रिजल्ट हमारे पास आया है, जल्दी से करेंगे आप लोग यहाँ पे। देखो, तो सिंपल सी चीज है, हमारे पास जो F1 जनरेशन आती है वो आई कैपिटल टी स्मॉल टी। बताइए इसका क्या रिजल्ट हुआ? कैपिटल टी स्मॉल टी में क्या रिजल्ट आया? तो रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो हमने कहा कि जब पहली पीढ़ी को देखा या तो ऑल टॉल थे। अब ये चीजें हम काफी शॉर्टकट में देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको मेन मेन चीजें जो है वो रिकॉल करनी है, बेसिक सी चीजें तो हमने पहले भी पढ़ी हैं। अब देखो, अगर हम अभी सारी चीजें पढ़ेंगे तो हमने कहा हम जल्दी से रिविजन नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम कम है, हमें सारे चैप्टर रिवाइज करने हैं। सारे चैप्टर को आप रिवाइज में इम्पोर्टेंट चीजें उठा करके ही कर सकते हैं। अगर हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो हमारे पास इनफ टाइम नहीं रहेगा। तो हमें इतना समझना है कि जो यहाँ पे गैमीट बने हैं, तो गैमीट बनते हैं तो क्या प्रोसीजर वहाँ पर होता है, ये तो आपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ लिया था। जब आपने क्रॉस कराया तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी जिसमें सारे लंबे हैं, जिसमें हमने कहा कि एक पेरेंट जो है वो डोमिनेंट पेरेंट होगा। ये हमारा क्या है यहाँ पे? डोमिनेंट पेरेंट होगा। और ये हमारा क्या होगा? रेसेसिव पेरेंट होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में से एक पेरेंट डोमिनेंट है तो इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहे हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस को और अच्छे से आप लोगों को समझना है और समझाना है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग एक बार पढ़ के आएंगे और इसके एक्सेप्शन में आप लोग यहाँ पे देख करके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।